Assalamu alaikum dear students, 11th class students and NEET students. Beta, today we will be continuing with our what we called as topic, that's bryophytes. My dear students, bryophytes का जहां तक ताल्लुक है, डिवीजन है ये, एक्चुअली डिवीजन ब्रायोफाइटा. ये ब्रायोफाइट्स को इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. इसमें 3 क्लासेस आते हैं बेटा. थोड़ा सा टेक्स्ट में दिखाया गया है, हम अपना लेक्चर कन्फाइन रखेंगे फॉर योर नीड पर्पसेस. तो यहां पर एक क्लास इनका बनाया गया है, एक क्लास है दैट्स हिपैटिकॉप्सिडा. दूसरा क्लास इसका है एंथोसिरोटॉप्सिडा. तीसरा क्लास है इनका ब्रायोप्सिडा. तो ये मेरे बच्चों ख्याल रखो. तो क्या बोला मैंने, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइटा डिवीजन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस. इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया बेटे. नाम बताइए आप, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. जो हिपैटिकॉप्सिडा है, हिपैटिक जोलॉजी में आप सुनते हैं हिपैटिक सिस्टम और हिपैटिक का मतलब होता है लिवर. इनको कॉमनली दे आर कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स. कॉमनली इनको कहा जाता है मेरे बच्चों लिवरवर्ट्स, क्योंकि इनका जो बॉडी डिजाइन होता है ये लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, इनका लिवर के साथ रिजेंबल करता है बेटा, इसलिए इनको लिवरवर्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे हैव लोब्ड थैलस. अब ये जो है एंथोसिरोटॉप्सिडा, इनको कॉमनली माय डियर स्टूडेंट्स दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्नवर्ट्स. क्योंकि मैंने बात की कैप्सूल की, ब्रायोफाइट्स में कैप्सूल बनता है बेटा, तो इनका कैप्सूल जो होता है वो हॉर्न लाइक होता है, हॉर्न शेप्ड इनका कैप्सूल होता है, ऐसे हॉर्न लाइक बनता है वो, तो उसको हम बोलते हैं, इसलिए इनको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है. एंड ब्रायोप्सिडा, the most evolved bryophytes, they are commonly called as mosses. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, ये याद रखना कि members of bryopsida they are commonly called as mosses. तो यहां तक my dear students what you have learned till now is that bryophyta division have been divided into 3 classes, or bryophytes have been classified into 3 classes: Hepaticopsida, Enthosiroptopsida, Bryopsida. इसके members को commonly liverworts कहा जाता है, इसके members को hornworts कहा जाता है, और इनको mosses कहा जाता है बेटा commonly. लेकिन जहां तक आपका 11th क्लास का टेक्स्ट बुक है और नीट का पैटर्न है, नीट का एग्जाम है बेटा, इसके बारे में कोई डिस्कशन वहां पर नहीं है. तो हम ज्यादा फोकस करेंगे नीट ओरिएंटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, बोर्ड ओरिएंटेड जो भी पॉइंट्स होंगे, वो हमारा फोकस होगा लेक्चर का इन 2 चीजों के ऊपर. कौन कौन सा, लिवरवर्ट्स पर और मॉसेस पर, बिकॉज योर टेक्स्ट हैज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंगेपिड एंथोसिरोटॉप्सिडा. लेकिन आप ये याद रखना. अभी इसके में बेटे इंपॉर्टेंट पहले मेंबर्स बता दूंगा. लिवरवर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर माना जाता है रिक्शिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में टेक्स्ट में मेंशन है दैट्स मार्कनशिया. सब कुछ आप भूल सकते हैं, मगर ये नहीं भूल सकते आप कि मार्कनशिया इंपॉर्टेंट मेंबर है लिवरवर्ट्स का. तो ये याद रखो बेटा, मार्कनशिया दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरीके से हॉर्नवर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है दैट्स कॉल्ड एज एंथोसिरोस, ये भी याद रखना. और जो ब्रायोप्सिडा मॉसेस के 3 नाम आप याद रखेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं. मॉसेस, 3 मॉसेस का आप नाम याद रखेंगे. वन इज कॉल्ड एज फिनेरिया, FUNARIA, फिनेरिया. अनदर इज कॉल्ड एज सुफेगनम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज पॉलीट्राइकम. तो ये मेरे बच्चों टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है. सबसे ज्यादा वहां पर आपको पूछा जाएगा कि बताओ लिवरवर्ट्स का इंपॉर्टेंट मेंबर कौन है, वो है मार्कनशिया. तो एंथोसिरोस है इंपॉर्टेंट मेंबर एंथोसिरोटॉप्सिडा का या हॉर्नवर्ट्स का. यहां पर मॉसेस में 3 एग्जांपल्स आप याद रखेंगे. फिनेरिया इज वन ऑफ द मॉस, Sphagnum is another moss and Polytrichum is another moss. तो ये 3 mosses के एग्जांपल्स होगी बेटा. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम जो इंपॉर्टेंट है, मैंने जनरल लेक्चर जो ब्रायोफाइट्स दिया उसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है, लेकिन अब जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है, डिफरेंशिएट जो इन दो चीजों को करते हैं, तो हमारा अब रहेगा
हेपेटोकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा लिवरवर्ट्स और मॉसिस के बारे में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए जाएंगे बेटे। Okay, my dear students, that's very very nice. Okay बेटा, तो लिवरवर्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स और मॉसिस। चलो पहले लिवरवर्ट्स की बात करते हैं। ख्याल रखना बेटा, लिवरवर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर मैं अभी बात कर रहा था, कौन सा? मार्कनशिया। वेरी वेरी नाइस। अब मेरे बच्चों आप बोलेंगे सर क्या हमें लिवरवर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा? हैबिटेट वो इनका क्या होता है? दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट, शेडी, ह्यूमिड कंडीशंस, ऑन द स्ट्रीम्स, ऑन द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स दे आर फाउंड इन द मार्शी एरिया वेयर देयर इज मॉइस्चर, बिकॉज यू नो ऑल द ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो वो आपने पता ही है। अब लिवरवर्ट्स के बारे में डायग्नोस्टिक क्या है? लिवर लाइक स्ट्रक्चर इनका, लोब स्ट्रक्चर इनका बेटा। यहां पर ये देखिए आप, ओके बेटा, ये हो गया हमारा मार्कनशिया, ये हो गया हमारा मार्कनशिया बेटा, मार्कनशिया। तो ये मुझे पता मॉस है नहीं, इट्स ए लिवरवर्ट। देखिए आप, लोब स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा। ओके बेटा, ये हो गया हमारा मार्कनशिया, लिवरवर्ट है। लिवरवर्ट तो आपको समझ आया, लोब स्ट्रक्चर है, लिवर लाइक रिजेंबल करता है, तो लिवरवर्ट है बेटा। लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है बेटा, दे हैव फ्लैट समझ रहे आप, यानी कि ये खड़ा नहीं है या ऐसे इरेक्ट नहीं है बेटा, फ्लैट है ये, फ्लैट। दे हैव फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है। दे हैव फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल, समझ रहे आप, फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल थैलस which is oppressed with the substratum। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा बेटा। यानी कि इनकी बॉडी खड़ा नहीं होती है बेटा। देयर आर सम मेंबर्स, लीफी मेंबर्स के इनके है, मगर मैं मार्कनशिया की यहां पे बात कर रहा हूं। और इन जनरल लिवरवर्ट्स की बॉडी ये फ्लैट है, खड़ी नहीं है, ऐसे नहीं है, इरेक्ट नहीं है बेटा, ऐसे नहीं है, प्लांट बॉडी ऐसे नहीं है। तो ये समझ रहे आप। डॉर्सिवेंट्रल यानी कि इनका जो थैलस है, इट हैज गॉट टू डिस्टिंक्ट फेसेस, दो डिस्टिंक्ट साइड्स है बेटा। वन इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड, ये जो नीचे वाला साइड है यहां पे दिखा रहा हूं मैं बेटे, सॉरी, दिस इज वेंट्रल साइड, ये वाला जो साइड है इट्स वेंट्रल साइड, और ये वाला जो साइड है बेटा इट इज डॉर्सल साइड। अब थैलस के कितने साइड्स है? दो साइड्स है बेटा, और दो डिस्टिंक्ट साइड्स है। फर्क है वो मैं अभी बता दूंगा। वन इज वेंट्रल साइड एंड अनदर डॉर्सल साइड। इनके थैलस की दो मतलब फेसेस है, यही आपने यहां लिखा फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल थैलस। और ये चिपक जाता है, ये मतलब एप्रेस्ड होता है बेटा, दबा हुआ होता है सबस्ट्रेटम के साथ, चाहे सॉइल पर हो, चाहे किसी मॉइस्ट रॉक पर हो, चाहे स्ट्रीम बैंक्स ऑफ स्ट्रीम पर हो, जहां पर भी ये होगा बेटा, ये एप्रेस्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है विद द सबस्ट्रेटम। तो दिस इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक पॉइंट विच वुड बी आस्क्ड रिगार्डिंग व्हाट यू कॉल्ड एज मार्कनशिया लिवरवर्ट्स। दूसरा पॉइंट, बोल्ड बुलेट पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका वेंट्रल साइड है, जिनका वेंट्रल साइड है बेटा, वेंट्रल साइड पर इनके होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। वेंट्रल साइड पर इनके होते हैं क्या? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा राइजोइड्स। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स। यही राइजोइड का काम होता है, इट एक्ट्स लाइक रूट, इट अटैचेस दिस मार्कनशिया टू द सबस्ट्रेटम या टू द व्हाट यू कॉल्ड एज टू इट्स सरफेस, टू द सबस्ट्रेटम। तो ये जो राइजोइड्स, इनके राइजोइड्स का सबसे ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अब जो राइजोइड्स इनके होते हैं, इनके राइजोइड्स होते हैं बेटा यूनिसेल्यूलर, यानी कि अब मैंने ये बड़ा बनाया मैंने, थ्रेड लाइक होता है, एक ही सेल होता है, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड।
ये सबसे डायग्नोस्टिक पॉइंट है जो इनको डिफरेंशिएट करता है मोसिस से। इनमें राइजोइड्स, लिवरवर्ट्स में राइजोइड जो होते हैं, मुझे बताओ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी की वेंट्रल साइड पर होते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पर होते हैं बेटा। और ये जो डायग्नोस्टिक फीचर है ये राइजोइड्स का, ये यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये हो गया इनका दूसरा ब्लड पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। लिवरवर्ट्स हैव what we called as unicellular and above लिखिए unicellular and unbranched rhizoids। ये इनका दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर rhizoids। ये मैं क्लियर कर दूंगा बेटा। हो गए 2 पॉइंट्स किनके बारे में, किनके बारे में? ये है इनके बारे में, लिवरवर्ट्स के बारे में। शुड आई रैप इट ऑफ? ओके माय डियर। अब जो ये मार्कनशिया जो होता है बेटा, ये जो मार्कनशिया होता है बेटा, पहले मैं बता दूं मार्कनशिया के बारे में एक अहम पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। मार्कनशिया इज डायोशियस। मार्कनशिया इज डायोशियस। आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हो गया मार्कनशिया इज डायोशियस? ये वाहिद ऐसा लिवरवर्ट है जहां पर मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग है। जहां पर मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग है, यानी कि एक मेल है और दूसरा फीमेल थैलस है बेटा। तो वही आप लिख लीजिए मार्कनशिया इज डायोशियस। ये हो गया तीसरा पॉइंट लिवरवर्ट्स के बारे में या मार्कनशिया के बारे में। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय दैट मार्कनशिया इज डायोशियस? इट हैज सेपरेट मेल एंड फीमेल थैलाई। अब वो मैं दिखा दूंगा यहां। मुझे बताइए मेरे बच्चों, मैं आपके साथ बहुत बार ये डिस्कस कर चुका हूं, मुझे बताइए आप, मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे बच्चों आपके साथ ये। मुझे बताओ आप, सेक्स ऑर्गन्स कहां होते हैं इनके? सेक्स ऑर्गन्स कहां होते हैं ब्रायोफाइट्स में? वो थैलस के अंदर होते हैं। दे आर एम्बेडेड इनसाइड द थैलस। जैसे मैंने वो डायग्राम बनाया था इधर पर, वो अगर आपको याद होगा, थैलस के अंदर होते हैं। लेकिन जो मार्कनशिया की बात करेंगे, जब हम मार्कनशिया की बात करेंगे बेटा, ये हो गया हमारा मार्कनशिया, ये हो गया हमारा मार्कनशिया बेटा। मार्कनशिया में सेक्स ऑर्गन्स थोड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं बेटा, इसका भी आपने ख्याल रखना है। यहां पर एक क्या होगा मार्कनशिया के अंदर, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर उठेगा ऐसे, यहां पर उसके ऊपर एक रिसेप्टिकल होगा, यानी कि स्वोलन होगा, यहां पर एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा और उसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स लगे होंगे ऐसे। ये हो गया बेटा, ये मैं दोबारा दिखाऊंगा। मेरे बच्चों प्लीज, मार्कनशिया में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स थोड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं। थैलस पर होती है एक ब्रांच, दैट्स गेमेटोफोर। फोर का मतलब ब्रांच, गेमेटो मतलब कंसर्न विद द गेमेट फॉर्मेशन। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो है, ये मैंने यहां पर बनाया फीमेल थैलस ऑफ द मार्कनशिया। ये फीमेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है। ये जो ब्रांच है, स्टार्ट जो यहां से ब्रांच अराइज होती है थैलस से, ऊपर स्वोन स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम रिसेप्टेकल बोलते हैं, उस पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा आर्चगोनिया होता है बेटा, और इस ब्रांच को हम बोलते हैं आर्चगोनियोफोर। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्चगोनियोफोर। अब जिस पर आर्चगोनियम है वो क्या है, फीमेल थैलस। इस पे एंथ्रीडियम नहीं हो सकता है क्योंकि मार्कनशिया डायोशियस है, इसमें जो भी आर्चगोनियोफोर्स अराइज होंगे उनके अंदर सिर्फ आर्चगोनिया होगा। मैंने क्या बोला, मार्कनशिया में फीमेल थैलस जो होता है उस पर एक ब्रांच बनता है, उसके ऊपर एक ब्रांच होता है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं, जनरल टर्म है गेमेटोफोर, गेमीट फॉर्मिंग ब्रांच। अब यहां पर ब्रांच जो बनता है, इसके ऊपर आर्चगोनियम बनेगी। ये जो फीमेल थैलस है, ब्रांच जो है, ब्रांच के ऊपर एक थोड़ा स्वोन स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बेटा रिसेप्टेकल बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज रिसेप्टेकल। और या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनसे ये लोब्स जैसे अराइज होते हैं बेटा, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में, और इनको इसको जो है
व्हाट इज कॉल्ड एज ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है स्वोलन पार्ट, और इनसे अराइज होते हैं बेटा ये स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा इनके नीचे से प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। इसी तरीके से ये है मेल थैलस, दोबारा ब्रांच उठेगा, रिसेप्टेकल बनेगा और उसके ऊपर ऐसे बेटा एंथ्रीडियम बनेंगे, फिर इसके ऊपर एंथ्रीडियम बनेंगे और इसको बोलेंगे हम एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर तो मेल थैलस बन गया ये, क्योंकि एंथ्रीडियम इसके अंदर है, तो ये बन गया मेल एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम ये बनेगा मेल गिमिट, ये बनेगा फीमेल गिमिट। अब मुझे बताओ एक ही थैलस पर मेल गिमिट फीमेल गिमिट बनेंगे कि अलग अलग थैले पर? अलग अलग थैले पर। इसी कंडीशन को हम डायोशियस कंडीशन बोलेंगे। यहां पर मेल फीमेल थैलस में आर्चिगोनियम 4 बनता है, वहां उसके ऊपर बनते हैं आर्चिगोनियम या उसके आर्चिगोनियम 4 के मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर व्हाट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम होंगे। ये एंथ्रीडियो 4 कहलाता है। इनके ऊपर ये जो व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स बन गए, उनके अंदर बनेगा बेटा एंथ्रीडियम। तो ये हो गया एक डायग्नोस्टिक पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट इज कॉल्ड एज मार्कनशिया। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा बेटा कोई पॉइंट, हम जो लाइव सेशन करेंगे उसमें जरूर हम आपको दोबारा से बता देंगे इन केस, और खुद भी बेटा आप पढ़ लीजिए बुक से। ओके बेटा, तो ये हो गया इनके बारे में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अबाउट देयर थैलस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी होता है बेटा, यानी कि थैलस की अगर डिवाइड हो जाएगा थैलस इनटू पार्ट्स, ईच पार्ट कैन फॉर्म न्यू थैलस, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, या बर्ड्स भी बनते हैं। लेकिन आपके नीट एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, दैट इज गैमी। क्या होता है गैमी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहां लिखूंगा वी रेज्ड फॉर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। मैंने अब ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, वो तो मैं डिटेल में आपसे कर चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है मार्कनशिया में या लिवरवुड्स में। कैसे होती है? एक होती है फ्रेगमेंटेशन, थैलस के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे, ईच व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंट वुड बी कैपेबल और फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट थैलस। लेकिन नीट में जो पूछा जाएगा फ्रेगमेंटेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बर्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, गैमी के बारे में पूछा जाएगा। इनके थैलस पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनके थैलस के ऊपर, उसमें एक बड बनता है, उसके ऊपर एक बड बनता है, उस बड को गैमी बोलते हैं। जो गैमी होता है इट इज मल्टीसेल्यूलर ग्रीन, इट्स मल्टीसेल्यूलर ग्रीन एसेक्सुअल बड, इट्स मल्टीसेल्यूलर ग्रीन एसेक्सुअल बड, तो उसको गैमी बोलते हैं। और जिसके अंदर ये बनता है इसको गैमी कप बोलते हैं बेटा, इसको गैमी कप्स बोलते हैं जिनके अंदर ये बनते हैं। तो ये हो गया रिगार्डिंग एसेक्सुअल और व्हाट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनमें देखो लिवरवुड्स में एक और मोड है वेजिटेटिव प्रोडक्शन का। एक तो फ्रेगमेंटेशन मैंने बोला, बर्ड भी कभी कभार बनते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा गैमी के बारे में। मैंने क्या बोला गैमी के बारे में? गैमी के बारे में मैंने यही बोला कि इनके थैलस के ऊपर एक कप जैसा डिप्रेशन बन जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, वो कप शेप्ड होता है, उसके अंदर एक मल्टीसेल्युलर ग्रीन एसेक्सुअल बड बनता है जिसको हम गैमी बोलते हैं। ये जो गैमी जब डिटैच हो जाता है बेटा, इट फॉर्म्स न्यू थैलस, ये नया थैलस इंडिपेंडेंट थैलस बनाता है। तो ये हो गए मेरे बच्चों लिवरवुड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने याद रखनी। और इसके अलावा जो वेंट्रल साइड पर होते हैं बेटा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर, कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर व्हाट इज कॉल्ड एज, जो मार्कनशिया का थैलस होता है या जो वेंट्रल साइड होता है थैलस पर, या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा। उन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा दे आर कॉल्ड एज एम्फीगैस्ट्रा। एम्फीगैस्ट्रा राइजर्स के अलावा बेटा मैंने बोला थैलस के वेंट्रल साइड पर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको एम्फीगैस्ट्रा बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन और वाटर रिटेंशन करते हैं बेटा, वाटर रिटेंशन इनका काम होता है एंड प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं ये थैलस को। तो ये हो गया बेटा एक और चीज एम्फीगैस्ट्रा। एक तो वेंट्रल साइड पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बेटा राइजॉइड,
इसके अलावा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एम्फीगेस्ट्रा बोलते हैं। एम्फीगेस्ट्रा वाटर रिटेंशन में मदद करते हैं और प्रोटेक्शन में। इनमें एक और फर्क है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं जबकि राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। इनका काम भी डिफरेंट होता है, दे आर व्हाट कॉल्ड एज फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। तो ये हो गया मेरे बच्चों लिवर बर्ड्स के बारे में। जरा अगर आपने बोलना होगा कि लिवर बर्ड्स में आपको क्या क्या आएगा, एक आएगा मार्कनशिया जो है, डायोशियस है, मेल थैल्स अलग, फीमेल थैल्स अलग। मेल थैल्स पर एंथ्रीडियोफोर बनता है, फीमेल थैल्स पर आर्चिगोनियोफोर बनता है। राइजोइड्स होते हैं अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर, और बॉडी के वेंट्रल साइड पर होते हैं बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज एम्फीगेस्ट्रा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर रिटेंशन और प्रोटेक्शन में काम करती है। देखिए ये साइड डिस्टिंक्ट, ये साइड डिस्टिंक्ट, यही इसी को बोलते हैं बेटा डॉर्सी वेंट्रल what is called as dorsiventral symmetry of the thallus। तो ये हो गया बेटा, that's very very important and that's all about what is called as liver birds। liver birds के बारे में यही पूछा जाएगा। before ending up into the what is called as this, okay my dear student, अब थोड़ा सा मेरे बच्चों जरा लाइफ साइकिल के बारे में मुझे बताइए। देखो आपको याद है लिवर बर्ड्स में वैसे बनता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल्स, याद आया आपको? स्पोर मदर सेल्स जो है, स्पोर मदर सेल्स की मियोसिस होती है, वो स्पोर्स बनाते हैं बेटा, और वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म न्यू थैलस। यहां पर ब्रायोफाइट्स के बारे में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूंगा बिफोर आई वुड स्टार्ट विद द ब्रायोप्सिडा और विद द मोसिस। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूंगा। सुनिए मेरी बात, आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनमें दो इंडिपेंडेंट जनरेशंस बनती है। एक बनता है स्पोरोफाइट। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते बेटा, जनरल है। वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, अनदर इज सीटी एंड थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड एज फुट। फुट, सीटी एंड कैप्सूल, ये मैंने बोला था। अब बदकिस्मती की वजह से मुझे नहीं पता आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये मैंने बोला था। अब मैंने बोला था इस कैप्सूल के अंदर, मुझे बताओ ये सारा क्या होता है? ये सारा डिप्लॉयड होता है क्योंकि इट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसके हर एक सेल डिप्लॉयड होती है। और अंदर जो होते हैं, अंदर एसएमसीज होते हैं, स्पोर मदर सेल्स, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। स्पोर मदर सेल्स जो होती है बेटा, इनको मियोसिस हो जाती है, इनकी मियोसिस हो जाती है बेटा, और मियोसिस की वजह से ये स्पोर्स बनाते हैं, उनको मियोस्पोर्स बोलते हैं बेटा। और मियोस्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं, न्यू थैलस बनाते हैं। यही था इनका जनरल। ये सब ब्रायोफाइट्स में होता है। कैप्सूल के अंदर एसएमसी, इट इज नॉट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज स्पोर मदर सेल। इनकी मियोसिस हो जाती है, मियोस्पोर बनते हैं। मियोस्पोर क्यों? क्योंकि मियोसिस की वजह से होते हैं, बनते बेटा ये हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं, गेमेटोफाइट वापस बनाते हैं। तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बोलेंगे सर वो क्या? वो मैं बता दूंगा। ये जो स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल के अंदर ब्रायोफाइट्स में, ये एक ही टाइप के होते हैं, एक ही साइज के होते हैं बेटा, एक ही साइज के होते हैं, ये एक ही टाइप के होते हैं बेटा। इसीलिए हम बोलते हैं जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स, ये पहले आप याद रखो। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोर्स, यानी कि कैप्सूल के अंदर जो भी स्पोर्स बनते हैं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम मॉर्फोलॉजिकली, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम। ये एक प्रकार के होते हैं और होमोस्पोर्स बोलते हैं इनको। ऐसी कंडीशन जहां एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, इसको होमोस्पोर्स कंडीशन बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोर्स, या दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय होमोस्पोर्स कंडीशन। अब क्या होगा, देखो मोस्ट ऑफ द लिवर बर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोइशियस, यानी कि मेल और फीमेल थैलस, मेल और फीमेल व्हाट इज कॉल्ड एज एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम एक ही थैलस पर होता है। देखो क्या हो जाएगा, जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो थैलस बनाएगा, थैलस जब बनेगा उस पर एंथ्रेडियम भी होगा और आर्चिगोनियम भी होगा। अब मार्कनशिया की बात, अब कुछ स्पोर्स रैंडमली क्या बनाएंगे, मेल गेमेटोफाइट जिसपे एंथ्रेडियम होगा, और कुछ बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। लेकिन चाहे जो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे और जो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, उन स्पोर्स में भी कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगी, वो एक जैसे होंगे। इसलिए हम बोलते हैं सब ब्रायोफाइट्स में देयर इज होमोस्पोर्स कंडीशन। देखो जो मोनोइशियस है, यानी कि जो बाइसेक्सुअल है, जहां दोनों व्हाट इज कॉल्ड सेक्स ऑर्गन्स एक ही थैलस में, ये स्पोर हो गया जर्मिनेट, थैलस बन गया, उसी थैलस पर एंथ्रेडियम आर्चिगोनियम। अब
जैसे मैंने मार्कनशिया की बात की, कुछ स्पोर्स रैंडमली बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट या कुछ बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट बेटा, लेकिन तब भी उनके वो ना आप मॉर्फोलॉजिकली उनको स्पोर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोस्पोर्स कंडीशन। अब सिर्फ एक चीज याद रखना है मेरे लिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बताता हूं जो आता है बेटा। ये जो एसएमसी होते हैं स्पोर मदर सेल्स, कभी ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली या कभी इनसे डायरेक्टली बनते हैं विदाउट मियोसिस हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज इलेटर्स, इलेटर्स ELATRS। ये इलेटर जो होते हैं हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, ये तो इलेटर्स बनते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो कैप्सूल के अंदर क्या बन गए, कैप्सूल के अंदर बन गए स्पोर्स। अब इनको डिस्पर्स करना है, इनको बाहर ले जाना है, डिस्पर्शन होना चाहिए इनका, तो ये बन गए बेटा, ये आप मान लीजिए ये है इलेटर्स। इलेटर्स का क्या ऑरिजिन होता है बेटा, इलेटर्स डायरेक्टली बनते हैं स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बगैर। कुछ स्पोर मदर सेल्स को मियोसिस होती ही नहीं है, वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं इनटू इलेटर्स। इलेटर्स का काम क्या होता है, लेकिन यही आपने याद रखना है, इलेटर्स की पोलाइडी क्या होगी, ये हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड? ऑब्वियसली इलेटर्स होंगे डिप्लॉइड, क्योंकि ये स्पोर मदर सेल से बन गए। और इनका काम क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये एट द टाइम ऑफ मतलब डेहिसेंस ऑफ द कैप्सूल क्या करते हैं, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इसकी ये ब्रेक हो जाता है कैप्सूल और स्पोर्स बाहर निकलते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग। तो ये इनका काम होता है बेटा स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल। तो इसको स्पोर डिस्पर्सल में ये मदद करते हैं। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है बेटा। यहां पर 2 पॉइंट्स का प्रकार, 2 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस मैंने बोला ब्रायोफाइट जितने भी है वो होमोस्पोर्स है। उनमें जो कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, छोटे बड़े नहीं होते, एक साइज के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यू कांट डिफरेंशिएट देम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पोर होमोस्पोर्स कंडीशन एंड दिस इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स। फिर मैंने बोला कैप्सूल के डेहिसेंस के लिए, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स के लिए स्ट्रक्चर्स वहां पर बनते हैं इलेटर्स। इलेटर्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ स्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये कैप्सूल को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसको हम डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स भी बोलते हैं या डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल भी बोलते हैं। दैट्स इट, ओके। Now I would be talking about Bryopsida. What are the members of Bryopsida commonly called as mosses? Mosses बोलते हैं इनको बेटा। मुझे इसके एग्जाम्पल बताओ, 3 टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स बता मुझे, फिनेरिया, स्फैगनम एंड पॉलीट्राइकम। ओके, अब ब्रायोप्सिडा का डायग्नोस्टिक फीचर है क्या है, उनका क्या था, बॉडी फ्लैट appressive to the substratum. They have what is called as leafy erect body. They have leafy erect body. लिख लीजिए। They have leafy erect body. Main plant body is gametophyte. Main plant body is gametophyte. यानी कि जो जैसे किन में था, जैसे किन में था बेटा, लिवर वर्ड्स में ना, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, हैप्लॉइड थी और गेमीट फॉर्मेशन का काम करती थी। ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सब ब्रायोफाइट्स में ऐसा ही है। लेकिन ये लीफी गेमेटोफाइट्स है, ये खड़ा होते हैं, इरेक्ट होते बेटा, ये फ्लैट नहीं होते। यहां पर मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा आपको, तो आप वो देख लेना बेटा। अब जो यहां पर मैं बता दूंगा, इनकी जो बॉडी है वो इरेक्ट है, ये तो आपको समझ आया होगा।
ये इनकी बॉडी है बेटा। इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी की एक मेन एक्सिस होती है बेटा, स्टेम लाइक एक्सिस, और रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो पहले रूट लाइक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इनमें रूट्स नहीं होते, ये राइजोइड्स कहलाते हैं। लेकिन मॉसिस का डायग्नोस्टिक फीचर, जो राइजोइड्स होते हैं, दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए आप क्लियरली, ये जो व्हाट कॉल्ड एज राइजोइड्स है, ये मल्टीसेल्यूलर है एंड ब्रांचिंग इनमें होगी है बेटा। ये राइजोइड्स का काम आपको पता है, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन, वो इसमें मदद करते हैं बेटा। ये होगी स्टेम लाइक एक्सिस, इसको हम कोलाइड भी बोलते हैं। और ये हो गए लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम फाइलॉइड भी बोलते हैं। दे कैन नॉट बी कंपेयर टू द ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, बिकॉज ट्रू स्टेम रूट का लीफ का डिफरेंट डेफिनेशन होता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये इनका बॉडी का प्लान होता है। इरेक्ट बॉडी होती है, लीफी बॉडी होती है, गेमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो इरेक्ट है, और कॉल्ड है, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये मॉसिस के बारे में आपसे यहां पर याद रखना है। इनमें जो राइजोइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मल्टीसेल्यूलर होते हैं मेरे बच्चों, और ब्रांच्ड होते हैं। अब आप बोलेंगे सर व्हाट कॉल्ड एज, इनमें सेक्स ऑर्गन्स कहां पर होते हैं? इनमें क्या होता है बेटा, इनमें भी व्हाट कॉल्ड एज, इनमें भी क्या होता है बेटा, व्हाट कॉल्ड एज लीफी शूट जो होता है। अब इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा, दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द लीफी शूट्स। यहां पर हो सकता है बेटा गेमेटोफोर बनता है, उस पर मतलब एंथ्रीडियम हो सकता है या आर्चिगोनियम हो सकता है। तो इनमें जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ लीफी शूट्स। यहां पर बनेगा बेटा गेमेटोफोर, यहां पर बनेगा मेरे बच्चों क्या, what is called as enthydiophore, यहां पर बनेगा archegoniaphore। तो सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द व्हाट, लीफी शूट्स बेटा। तो ये आपने यहां पर ख्याल रखना है। ये हो गया इनकी मेन प्लांट बॉडी के बारे में, ये हो गया इनके, और ये सबसे इवॉल्व्ड ब्रायोफाइट से बेटा, इनका स्ट्रक्चर ज्यादा एलॉबरेटेड है लिवरवर्ट से, ये ज्यादा इवॉल्व्ड है बेटा। तो ये हो गया इनके बारे में, दैट्स मॉसिस। अब मॉसिस के बारे में मेरे बच्चों एक और यहां डायग्नोस्टिक जो पॉइंट है वो मैं आपको बता। देखो बेटा, जो इनमें कैप्सूल स्पोरोफाइट बनता है बेटा, ये हो गया मेन प्लांट बॉडी, ये हो गई मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, ये हो गई मेन प्लांट बॉडी, दैट्स व्हाट गेमेटोफाइट। जब इसी के ऊपर फिर बेटा, ये अगर आर्चिगोनियम होगा, इसी आर्चिगोनियोफोर होगा, इसी के ऊपर फिर बनता है बेटा, इसे कॉल्ड एज, इसी बॉडी के ऊपर बनेगा फिर स्पोरोफाइट। यहां पर होगा फुट, यहां पर सीटे, और यहां पर कैप्सूल। समझो ये बात को, समझो। तो इनमें जो स्पोरोफाइट बनता है बेटा, स्पोरोफाइट क्या होगा, देखो कहां, देखो बेटा आपको यहां पर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट हियर। रीजन इज, यहां पर आर्चिगोनियम होगा, आर्चिगोनियम 4 होगा, उसके ऊपर आर्चिगोनियम होगा। आर्चिगोनियम का आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं मेन, वन इज नेक एंड अनदर इज वेंटर। वेंटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उस फर्टिलाइजेशन के अंदर फिर ना वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, वही स्पोरोफाइट ये बन गया बेटा। अब मेरे बच्चों जहां तक इनकी बात है, किनकी बात है, इनकी स्पोरोफाइट की बात है, मॉसिस का। मॉसिस हैव इलॉबरेटेड स्पोरोफाइट, इनका मॉसिस हैव elaborated sporophyte, इनका elaborated sporophyte होता है। ये हम बीएससी लेवल पर पूरा पढ़ाते हैं इसका स्ट्रक्चर, इनके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। तो या आपको क्या याद रखना है, मॉसिस हैव elaborated spore, इनका ज्यादा डेवलप्ड होता है बेटा स्पोरोफाइट। वही स्पोरोफाइट के अंदर बनेंगे एसएमसीज, स्पोर मदर सेल्स, उनकी हो जाएगी मियोसिस, मियोसिस के बाद बनेंगे मियोस्पोर्स, और मियोस्पोर से बनेगा नया थैलस या नया गेमेटोफाइट, नया थैलस बनेगा या नया गेमेटोफाइट बनेगा बेटा। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, एसएमसीज, ये ऑब्वियसली डिप्लॉयड होंगे, इनकी क्या हो जाएगी मियोसिस, तो बनेंगे क्या मियोस्पोर। मियोस्पोर क्या होगा, हैप्लॉयड, ये जर्मिनेट जब करेगा नया थैलस बनाएगा या नया गेमेटोफाइट मेरे बच्चों बनाएगा ये। तो ये हो गया मेरे बच्चों, दैट्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज
यहां पे भी दो जनरेशन आ गई, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, मोर डेवलप्ड गेमेटोफाइट, लेस डेवलप्ड स्पोरोफाइट। अब मैंने बताया आपको लिवरवर्ट्स में स्पोर डिस्पर्सल में कौन मदद करता है। लिवरवर्ट्स में स्पोर डिस्पर्सल में कैप्सूल से स्पोर जब डिस्पर्स करने होते कौन मदद करता है बेटा? तो मदद करता है बेटा, अगर आपको याद होगा वहां पर इलेटर्स बनते थे, इलेटर्स बनते थे बेटा यहां पर। लेकिन यहां दे हैव मच मोर इलैबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन। मॉसेस हैव मच मोर, mosses have much more elaborated mechanism of spore dispersal as compared to the liverworts। यहां पर अब तो मैं नहीं बता दूंगा ज्यादा डिटेल में, यहां पर स्ट्रक्चर्स बनते बेटे, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते बेटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिसिटोम टीथ। तो ये याद रखो प्लीज, ये याद रखो। क्या याद रखेंगे? इन मॉसेस spore dispersal occurs with the help of पेरिसिटोम टीथ। ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इतना काफी आपके लिए याद रखना कि मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं कौन? पेरिस्टोम टीथ। तो पेरिस्टोम टीथ इसमें मदद कर लेते हैं स्पोर डिस्पर्सल में। वहां पर इलेटर्स होते थे, लेकिन यहां पर पेरिस्टोम टीथ होते हैं। बस इतना आपके लिए बेटा काफी है कि आप याद रखिए। लेकिन मॉसेस में कंफ्यूजिंग पॉइंट है टेक्स्ट बुक पे, जहां मतलब परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर दोस्त सर जहां पर है परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट क्या है बेटा वो मैं बता दूंगा। देखिए बेटा वो पॉइंट क्या है। लिवरवर्ट्स में क्या बनता था? स्पोर। स्पोर क्या होता था? हैप्लॉइड। ये डायरेक्टली जर्मिनेट करता था डायरेक्टली, और नया थैलस बनाता था, न्यू थैलस बनता था। लेकिन मॉसेस में थोड़ी यहां पर डिविएशन है। लिवरवर्ट्स में क्या होता था? लिवरवर्ट्स में जो स्पोर बन गया था, डिस्पर्स हो गया, किसी फेवरेबल जगह पर पड़ा, वो जर्मिनेट कर लेता, और जर्मिनेट होने के बाद थैलस बना लेता है। लेकिन मॉसेस में देखो, मॉसेस में क्या होता है? मॉसेस के अंदर स्पोर बन गए, हैप्लॉइड है, ये जब जर्मिनेट करेगा ये डायरेक्टली जो लीफी थैलस है इनका, लीफी बॉडी है, वो नहीं बनाएगी। स्पोर जर्मिनेट करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां मॉसेस में, लिवरवर्ट्स में स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करता था, थैलस बनाता था, लिवर लाइक थैलस होता है मार्कंशा में, वो बन जाता था। लेकिन मॉसेस में स्पोर जर्मिनेट करता है, डायरेक्टली नया लीफी शूट नहीं बनाता है या लीफी बॉडी नहीं बनाता है, ये पहले बनाता है एक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, दैट्स कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा होता है ये ऐसे होता है बेटा, ये है प्रोटोनीमा, दिस इज आवर प्रोटोनीमा बेटा। ये प्रोटोनीमा क्या होता है? इट इज ग्रीन क्रीपिंग स्ट्रक्चर, इट इज ग्रीन क्रीपिंग frequently filamentous structure, frequently filamentous structure। मैं दोबारा से बता दूंगा। मॉसेस में स्पोर ने जर्मिनेट किया तो क्या बनाया? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है? ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, सॉइल के ऊपर पैरेलल चलता है, खड़ा नहीं होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। ग्रीन क्रीपिंग फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अब तो ग्रीन तो समझ आया, क्रीपिंग भी समझ आया, अब बोलिए सर फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर क्या होता है? ये थ्रेड लाइक होता है, इसको ब्रांचेस निकलते हैं, फ्रीक्वेंटली फिलामेंट्स इसके ऊपर से बनते हैं, तो फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ये जो डायरेक्टली बन गया बेटा, कहां से बन गया बेटा? ये जो डायरेक्टली बन गया स्पोर से, इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी प्रोटोनीमा। जो प्रोटोनीमा स्पोर से डायरेक्टली बनता है बेटा, इसको हम प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, ये याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, इसके ब्रांचेस निकलते हैं ऐसे। ये जो इसके ब्रांचेस निकलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये भी फिलामेंट जैसा होता है। जो स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्टली बना था वो क्या था? प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब इसके ब्रांचेस निकले तो इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर बन गए बर्ड्स, ये बन गया बर्ड।
ये बन गया बर्ड, ये है बर्ड्स। अब ये बर्ड जो होता है ये स्प्राउट करता है और स्प्राउट करने के बाद बनाता है बेटे लीफी शूट। तो उसके बाद ये बर्ड जो है बर्ड स्प्राउट करता है तो ये बनाता है बेटा व्हाट कॉल्ड एज लीफी शूट, ऐसे बनाएगा ये लीफी शूट। तो ये लीफी शूट बनाता है। तो इस तरीके से इनमें एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाता है, दैट्स कॉल्ड एज प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसके ऊपर बर्ड्स बनते हैं और बर्ड्स से ये बनता है लीफी स्ट्रक्चर जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये मॉसिस के बारे में आपने याद रखना है। तो मॉसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटोनिमा। यहां स्पोर डायरेक्टली लीफी गेमेटोफाइट नहीं बनाएगा, डायरेक्टली स्पोर डेवलप नहीं होगा थैलस में, पहले एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटोनिमा विच इज ग्रीन क्रीपिंग फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इसके फ्रीक्वेंटली ब्रांचेस निकलते हैं। तो ये हो गया मेरे बच्चों दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अबाउट मॉसिस। तो ये मॉसिस में ऐसे चलता है बेटा। तो ये हो गया बेटा मॉसिस के बारे में। मॉसिस में डायग्नोस्टिक क्या याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों आपको, मल्टीसेल्युलर ब्रांचेस राइजोइड्स एंड इंटरमीडिएट स्टेज दैट्स प्रोटोनिमा, वो इतना काफी है। और स्पोर डिस्पर्सल में पेरिस्टोम टीथ मदद करते हैं, इलैबोरेटेड होता है ज्यादा इनमें मतलब स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। एक चीज याद रखना चाहिए बेटे, जो लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट बनता है दैट्स कंप्लीटली न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट, इनमें पार्शियली डिपेंडेंट होता है, इनमें डेवलप्ड है बेटा। ये दोबारा ये यहां पे मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा आपको। लिवरवर्ट्स में भी क्या बना था, आप याद नहीं रखते हैं ना, लिवरवर्ट्स में भी ऐसे बना था क्या, स्पोरोफाइट। मॉसिस में भी क्या बना, मॉसिस में भी क्या बना, स्पोरोफाइट। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है इसमें कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मतलब कुछ ग्रीन पार्ट भी होता है, स्टीराइल पार्ट कोलोमेला या ग्रीन पार्ट भी होता है, ये खुद भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो स्पोरोफाइट है लिवरवर्ट्स का, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द बॉडी कॉल्ड एज थैलस, ये कंप्लीटली मेन थैलस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये कैप्सूल जो इनका होता है, इनका जो स्पोरोफाइट होता है, ये किसी हद तक खुद भी फूड मटेरियल बनाता है, वाटर और मिनरल्स ये हासिल कर लेता है बेटा। कहां से, वाटर एंड मिनरल्स जो ये हासिल कर लेता है गेमेटोफाइट से हासिल कर लेता है, यहां से हासिल कर लेता है। तो पार्शियली इनमें डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट। इनमें पार्शियली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इन जनरल डिपेंडेंट है ब्रायोफाइट्स में, पार्शियली डिपेंडेंट, एंड इनमें जो स्पोरोफाइट है इट इज फुली डिपेंडेंट, इसमें कोई ग्रीन पार्ट नहीं होता है, ये खुद कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो ये हो गया मेरे बच्चों मॉसिस और लिवरवर्ट्स का कंपैरिजन यहां पर। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक दैट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेटा इट इज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका ज्यादा है नहीं, किनका, ब्रायोफाइट्स का ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दे डू नॉट हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन जनरल, दे डू नॉट व्हाट इज कॉल्ड एज हैव, ये इकोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला बेटा इनका मॉसिस का ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये जो मॉसिस है दे हैव ग्रेगेरियस हैबिट, यानी कि ये क्लम्प्स में ग्रो करते हैं, ये ग्रो इन ए ग्रेगेरियस हैबिटेट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मॉसिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मॉसिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्यों बेटा, क्योंकि जो मॉसिस होते हैं ये ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज ग्रो करते हैं और ये होल्ड सॉइल पार्टिकल्स टाइटली। ये व्हाट इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं मॉसिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज दे हैव ग्रेगेरियस हैबिट, ये हैव ग्रेगेरियस हैबिट, यानी कि ये बहुत क्लोजली ग्रो करते हैं और सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं राइजोइड्स की वजह से, और सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंट करते हैं। इनका पहला मॉसिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, नंबर सेकंड, दे आर इन्वॉल्वड इन सॉइल फॉर्मेशन, दे आर इन्वॉल्वड इन सॉइल फॉर्मेशन along with lichens, along with lichens, lichens के साथ साथ ये सॉइल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते बेटा। जो आप पढ़ेंगे 12th में एक टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें आपको ये पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इकोलॉजिकल सक्सेशन होपफुली वो टीच यू देयर। तो दूसरा, पहला इनका क्या, ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दूसरा दे आर इन्वॉल्वड इन द सॉइल फॉर्मेशन अलोंग विद द लाइकेंस, उस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। तो ये हो गया इनका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। अब तीसरा जो है, ये तो बड़े सिंपल पॉइंट्स है,
तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जाएगा, स्फैगनम। स्फैगनम जो है इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉटन मॉस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीट मॉस। दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये MASS मॉस नहीं है, ये MOSS मॉस है। देखो जो स्फैगनम होता है इट हैज ट्रिमेंडस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये वाटर, इसका जो रिटेंशन कैपेसिटी है, इट हैज ट्रिमेंडस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए गार्डनर्स इसको यूज करते थे इन द अर्लियर डेज। गार्डनर्स को क्या करते थे, गार्डनर्स को जब सीडलिंग्स या प्लांटलेट्स ट्रांसपोर्ट करने थे उसको पैक कर लेते थे। जैसे इनको कोई ब्रांच करना था ट्रांसपोर्ट, या इनको कोई सीड ट्रांसपोर्ट करना था, या कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना था प्लांट मटेरियल, इसको डाल देते थे किसके अंदर, स्फैगनम। ये मान लीजिए स्फैगनम है। स्फैगनम का क्या है, स्फैगनम का ट्रिमेंडस रिटेंशन है, मॉइस्चर रिटेंशन है। ये मॉइस्चर रिटेन करता था और ये इन सीडलिंग्स को ड्राई नहीं होने देता था। तो गार्डनर्स को यूज करते थे बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए बेटा हम बोलते हैं कि इसको गार्डनर्स यूज करते थे। क्यों बेटा, क्योंकि इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत है। प्लांटलेट्स जो होंगे, सीडलिंग्स जो होंगे, प्लांट मटेरियल जो भी होगा उसके अंदर पैक किया जाए ट्रांसशिपिंग के दौरान या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और ये जो स्फैगनम है इट वाज इन अर्लियर डेज यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट कॉटन। ये ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह जब करनी होती थी उसमें ये यूज हो जाता था, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह रिटेन करता था, तो एब्जॉर्ब करता था। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन भी इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको कॉटन मॉस कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको। ड्रेसिंग्स में जब भी जख्म खुशबू करना होता था, क्योंकि इसका रिटेंशन पावर बहुत है, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरीके से यूज किया जाता था सर्जिकल ड्रेसिंग्स के दौरान, तो इसलिए इसको कॉटन मॉस बोलते हैं। ओके बेटा, अब एक और चीज यहां पर मैं जो बताना चाहूंगा आपको, जब ये स्फैगनम है ये मार्श एरियाज में ज्यादा पाया जाता है। जब ये व्हाट कॉल्ड एज डाई हो जाता है मार्श एरियाज में, जब इसकी मतलब ना व्हाट कॉल्ड एज व्हेन इट डिकम्पोजेस। लेकिन मार्श एरियाज में इसलिए कंडीशन है, डिकम्पोजिशन स्लो है, ये पार्शियली व्हाट कॉल्ड एज डिकम्पोज हो जाता है, कार्बनाइज हो जाता है, एक फॉसिल जैसा बनाता है बेटा, विच इज कॉल्ड एज पीट। इसको पीट मॉस कहा जाता है। तो पीट बनाता है। क्या बोला मैंने, मार्शी एरियाज में होता है स्फैगनम, वहां पर एसिडिक कंडीशंस रहती है, सॉइल एसिडिक रहती है बेटा, डिकम्पोजिशन प्रॉपर्ली नहीं होती है। अब क्या होता है, जब स्फैगनम मर जाता है अलॉन्ग विद अदर प्लांट्स बेटा, ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और एक कार्बनाइज हो जाता है, एक फॉसिल जैसा बनाता है, जिसको पीट बोलते हैं। पीट जो है, पीट का बहुत सारा ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इट इज कट इनटू केक्स और ब्लॉक्स। इसको जब प्रोसेस किया जाता है थोड़ा, उसको ब्लॉक्स में कट किया जाता है, विच इज यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल का भी ये काम करता है, पीट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। नंबर सेकेंड इसका ये है, इसका इंपॉर्टेंट है दूसरा, व्हाट कॉल्ड एज, इसने एक और चीज है इसका, एक तो ये फ्यूल एज फ्यूल यूज हो जाता है बेटा, ये डिक्रीज कर लेता है सॉइल अल्कलाइनिटी को। सॉइल की जो अल्कलाइनिटी है उसको ये डिक्रीज करता है बेटा, इट डिक्रीजेस व्हाट इज कॉल्ड एज सॉइल अल्कलाइनिटी। इसका तीसरा है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो मैं भी बोल रहा था, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इसका बहुत है बेटा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मैन्योर। ये मैन्योर के यूज हो जाता है क्रॉप फील्ड्स में, एज मैन्योर भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया स्फैगनम के बारे में। स्फैगनम कॉटन मॉस क्यों बोलते हैं, पीट मॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे एक फ्यूल निकलता है, इसको पीट ही बोलते हैं, उस फ्यूल को पीट ही बोलते हैं। फ्यूल निकलता है, इसको फ्यूल को पीट बोलते हैं बेटा। ये डिक्रीज करता है सॉइल अल्कलाइनिटी, वाटर रिटेंशन में इसका रोल होता है, मैन्योर एज यूज हो जाता है ये फील्ड्स में। तो ये हो गया इनका बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक है पॉलीट्राइकम, एक स्पीशीज है इसकी, दैट्स कॉल्ड एज पॉलीट्राइकम कम्यून। ये जो पॉलीट्राइकम कम्यून है इसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स निकालने के लिए इसको यूज, इसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, किसका, पॉलीट्राइकम मॉस है ये, पॉलीट्राइकम कम्यून है एक स्पीशीज की, दैट्स यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स रिमूव करने के लिए ये यूज होता है। दैट्स ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। इसके साथ बेटा ब्रायोफाइट्स खत्म हो गया। और ब्रायोफाइट्स खत्म होने के बाद देखो बेटा, अब मैं आपसे एक गुजारिश है, वो आप गौर से सुनिए। I try my level best to make you people understand, but this is the one way what is called as traffic. It's a one-dimensional sort of thing. जैसे क्लासरूम में होता है, you have doubts, you have queries, you ask in front.
लेकिन अभी हालात वो नहीं है बेटे, यू कांट व्हाट इज कॉल्ड एज आस्क डायरेक्टली। अब आज तो ब्रायोफाइट्स खत्म हो गया, कल मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह टेरिडोफाइट्स इंशाल्लाह। लेकिन कल का दिन भी आपको मैं दूंगा, कल ही का दिन मैं दूंगा आपको, आप इसको प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इट शुड नॉट बी लाइक व्हाट इज कॉल्ड एज फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ये आपको कोई फायदा आना चाहिए, यू शुड बी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्ट। तो कल दिन का आपको टाइम है, परसों जो है बेटा, परसों तो मैं आपका इसका 9 बजे से लेकर 9:30 तक इसका पहले लाइव सेशन करूंगा, ताकि आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर कर पाऊं। कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा मैं, कुछ क्वायरीज अगर आपकी होंगी आप पूछ सकते हैं बेटे, और मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको, उसमें रिवाइज भी मैं ये कर लूंगा और आपकी डाउट्स भी क्लियर करूंगा। कल आप ये प्रिपेयर कीजिए, कल हम इंशाल्लाह टेरिडोफाइट्स स्टार्ट करेंगे, और परसों, कल नहीं परसों बेटे 9 बजे आप जुड़ेंगे मेरे साथ लाइव सेशन में, मेरे जो है यूट्यूब चैनल फिरदौस रोबोट न्यू क्लासेस। थैंक यू।